Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि जो हमारा सीरीज चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, एग्रीगेट डिमांड एंड उसका कंपोनेंट। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिए हैं, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिए हैं। आज हम एग्रीगेट डिमांड का क्या करेंगे, डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे और उसका कर्व जानेंगे, कैसे कर्व बनाते हैं, कैसे डायग्राम के फॉर्म में जानते हैं। और आज सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे और इसका डायग्राम और इसका कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हमारा है पार्ट 2। किसका, एग्रीगेट डिमांड और इसका कंपोनेंट का पार्ट 2 है आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है आज का क्या, एग्रीगेट डिमांड, और डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्व पे। तो पहली बात, जो एग्रीगेट डिमांड निकालते कैसे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम क्या करेंगे, 2 सेक्टर मॉडल पे पढ़ेंगे। 2 सेक्टर मॉडल पे हम पढ़ेंगे किसको, एग्रीगेट डिमांड को, जिसमें हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे। गवर्नमेंट और अदर यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का यूज करके 2 सेक्टर मॉडल पे हम किसको समझेंगे, डायग्राम के फॉर्म में किसको समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड को। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, हमारा टेबल है। जैसे कि इनकम जब हमारा 0 रहेगा, फिर बढ़ेगा तो 100, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 500 और फिर 600। तो देखते कंजम्पशन कैसे करता है। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, जैसे 0 इनकम रहेगा तो हम कंजम्पशन करेंगे कि नहीं, हम करेंगे। जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तब पर भी हम करेंगे। जैसे कोविड के समय आप लोगों का इनकम 0 था, लेकिन क्या कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे ना। तो वैसे ही 0 लेवल पे भी हम कंजम्पशन करते हैं। जैसे कि हम 0 लेवल है तो हम 40 कंजम्पशन किए। इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, हम इस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस क्या, कंजम्पशन, हम इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हमारा इनकम 0 हो तब पर भी हम क्या करें, कंज्यूम करें, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो फिर 100 किए तो 80 का डिफरेंस लेंगे, 80 ऐड करेंगे। यही डायग्राम हम सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे और यही डायग्राम सभी जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या होगा, 80। फिर 80 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, 200, 80, 360, 420 और 500। ये क्या है, मेरा कंजम्पशन है। यदि मेरा इनकम 100 है तो हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, 80 रुपीज़। यदि 200 है तो हम 200 कर रहे हैं। मेरा 500 है तो 420 कंजम्पशन कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी इसको लेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, ऑटोनोमस रखेंगे। जो यहाँ भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट को सभी पॉइंट पे सेम रखेंगे। मेरा इनकम 0 रहेगा तब पर भी हम इन्वेस्ट करेंगे 20 रुपीज़। मेरा इनकम 500 भी रहेगा तब पर भी हम इन्वेस्ट करेंगे 20 रुपीज़। तो ये बोला है कि हम इन्वेस्टमेंट को हमेशा ऑटोनोमस रखेंगे, हमेशा सभी पॉइंट पे हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है हमको, AD इक्वल टू C प्लस आई। तो कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू C प्लस आई, 40 प्लस 20 60, 100, 220, 300, 380, 440 और 520। ये मेरा क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड। और यदि हमारा जब हमारा क्या, इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो,
जैसे हम 200 रुपये कमा रहे हैं और 200 रुपये पूरा खा गए, कंज्यूम कर गए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, BEP बोलते हैं इसी को, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन क्या हो, इक्वल हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस रहेगा, मतलब क्या? फिक्स रहेगा, सभी जगह फिक्स रहेगा। ऑटोनोमस को किससे डिनोट करते थे? इन्वेस्टमेंट है तो ऑटोनोमस के ऊपर ये ऐसे एरो वाला लगता है। जैसे कंजम्पशन है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये एरो से। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो इस डायग्राम का ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ नीचे क्या लेंगे? इनकम, इस पे AD, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व लेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 0। और हमको क्या कैसे लेना है? हमको डिफरेंस देखना है। कंजम्पशन कर रहे हैं 500 तक लेना है, 500 तक, तो हम यहाँ से लेते हैं कि क्या चीज़? हम यहाँ से लेते हैं 80। ठीक है, 80, 160, 240, 320, 400, 480 और 480 के बाद क्या लेते हैं? 480, 1 मिनट, 480, 560। ठीक है, इस पे हम क्या ले लिए? कंजम्पशन ले लिए, इन्वेस्टमेंट ले लिए और एग्रीगेट डिमांड लिए। नीचे क्या लिए हैं हम सब? इनकम। तो बोल रहा है जब कंजम्पशन कर्व हम बनाते हैं, कंजम्पशन कर्व बोल रहा है कि जब हमारा 0 इनकम था तब पर भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे थे, कितना? 40। तो यहाँ 40 कंज्यूम कर रहे थे। 100 है तो कितना कंज्यूम कर रहे? 80। और 200 है तो कितना कंज्यूम कर रहे थे? 200। तो ऐसे करते करते ये बनेगा हमारा क्या? कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इसको बोलेंगे कंजम्पशन कर्व। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा क्या है? ऑटोनोमस है तो हमेशा स्ट्रेट होगा, जहाँ सभी जगह 20 है। ठीक, 0 पर भी 20 है, मान लो 20 है, 0 पर भी 20 है, 100 पे भी 20, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा पैरेलल टू क्या चीज़? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया मेरा? इन्वेस्टमेंट कर्व। अब मेरा AD, अब AD कर्व डिनोट करते हैं। बड़ा जब हमारा 0 लेवल इनकम था तो हम 60 कंज्यूम करते थे, तो यहाँ 60। अब बोल रहा है जैसे जैसे बढ़ा फिर 100 कंज्यूम किए। ठीक है, फिर बोल रहा है 220। ठीक है, तो फिर बोल रहा है 300, तो ये इसके पैरेलल चलेगा। तो ये लाइन जो हमारा AD है क्या करेगा? इसके पैरेलल चलेगा। ठीक है, 60 है ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये पैरेलल चलेगा किसके? कंजम्पशन कर्व के। ये हमारा AD कर्व है। ठीक है, समझ आया कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इसको हम ग्राफिक के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व, जो कर्व ऊपर बनाए उसका एक्सप्लेनेशन। हम इस जो हम कर्व बनाए, जो डायग्राम बनाए, वो 2 सेक्टर मॉडल पे बनाया, तो इसीलिए AD का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। पॉजिटिव कंजम्पशन, बोला पॉजिटिव कंजम्पशन क्या होता है? इवन इनकम लेवल इज 0, ऑटोनोमस कंजम्पशन डिनोट बाय C। बोला यदि हमारा इनकम 0 भी रहेगा तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, इसीलिए बोलता है कि हमेशा कंजम्पशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा, ना निगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि हमारा इनकम 0 है तब पर भी हमारा कुछ ना कुछ क्या रहेगा? कंजम्पशन। उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको डिनोट करते हैं C डैश से। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड। बोल रहा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव रिलेशन, यदि इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जब भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन रहेगा तो हमारा जो कर्व रहेगा वो अपवर्ड रहेगा। तो वही बोल रहा है जब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा विथ इनकम, मतलब हमारा इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जब दोनों कोई डायरेक्ट रिलेशन शो करे तो हमारा कर्व क्या रहता है, पॉजिटिव अपवर्ड। ठीक है। बोला सेकेंड थर्ड पॉइंट, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। जो हमारा स्लोप है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट सभी जगह सेम रहेगा। तो उस जगह स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमारा ऑटोनोमस है, सभी जगह सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व। सी प्लस आई कर्व ही एडी कर्व मानो। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई कर्व। तो बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, जो 60, जो हमारा फर्स्ट एडी निकला था 60, उसको पॉइंट ए माने एज एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा एडी कर्व पॉइंट ए पे क्या था, पॉजिटिव था, ना कि निगेटिव था। ठीक है। वही बोला एडी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बोल रहा है स्लोप ऑफ एडी कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, सो इनकम इंक्रीज एडी इंक्रीज। बोल रहा है कि जो हमारा एडी कर्व है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप कर्व दिखाता है, अपवर्ड स्लोप कर्व दिखाता है। क्यों, जैसे ये कर्व, ये एडी कर्व अपवर्ड दिखा रहा है, क्यों, जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा एडी भी बढ़ेगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। जब डायरेक्ट रिलेशन करेगा तो हमारा स्लोप क्या रहता है, अपवर्ड रहता है। तो यही बोल रहा है ये लाइन। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड तो पढ़ लिए, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। सप्लाई क्या होता है, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, यदि कोई प्रोड्यूसर सोच रहा है अपने गुड एंड सर्विस को सप्लाई करने के बारे में, उसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई कर दिया वो नहीं, सोच रहा है सप्लाई करने का, उसको बोलते हैं सप्लाई। अब एग्रीगेट लग गया तो ऑल ओवर, मतलब कि पूरे इकॉनमी में सप्लाई के बारे में हमको इसमें जानना है। तो इसका डिफिनीशन पे आते हैं। बोला एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपीट करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन इकॉनमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बोल रहा है जो भी प्रोड्यूसर है हमारी इकॉनमी में, वो क्या सोच रहा है सप्लाई करने के लिए, फाइनल गुड एंड सर्विस, समझे, उसी के मनी के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल भाषा में समझते हैं, जो भी प्रोड्यूसर है वो सोचता है जो उसके पास गुड एंड सर्विस है उसको क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, कहाँ, मार्केट में सोच रहा है, उसके मनी वैल्यू को, जो सप्लाई करेगा गुड एंड सर्विस को, उसके मनी वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। वो एक टर्म पीरियड के लिए निकालेंगे, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर निकलता है एक साल में, तो हम भी एग्रीगेट सप्लाई एक अकाउंटिंग ईयर निकालेंगे, एक साल के अंदर कितना एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं। या कोई प्रोड्यूसर सोच रहा है इतना सप्लाई करने का, उसके मार्केट वैल्यू को, मनी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कैन ऑल्सो बी टर्म एज अ नेशनल इनकम। पूरा एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम ही जैसा है। बोला एएस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। कैसे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। जब हम क्या पढ़े थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ये क्या हुआ, हाउस होल्ड, यह क्या हुआ, फर्म, प्राइवेट फर्म, या हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है। तो क्या कहता है, हाउस होल्ड सर्विस दिया फर्म में, फर्म क्या किया, इसको पेमेंट दिया, तो फिर हाउस होल्ड कहाँ पैसा खर्च करेगा, जो पैसा इसको मिला हाउस होल्ड को अपने सर्विस के, तो फिर वो जाके फर्म ही पे करेगा, गुड एंड सर्विस यूज करने के लिए क्या करेगा, अपना पैसा खर्च करेगा एज अ फैक्टर इनकम के थ्रू। इसके लिए तो ये जो हमारा फर्म हुआ उसके लिए तो फैक्टर इनकम कहलाया, जो हाउस होल्ड पैसा खर्च कर रहा है गुड पे,
उसके लिए तो फैक्टर इनकम का लाया ना। जैसे हाउस होल्ड है, ये फॉर्म है, ये क्या किया, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया, इसके बदला फैक्टर पेमेंट मिला। इसके बाद जब हाउस होल्ड जब सामान गुड्स खरीदेगा तो क्या पेड करेगा, फैक्टर पेमेंट। और इसके लिए जो फॉर्म है उसके लिए क्या होगा, फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम क्या बोलता है, सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको नेशनल इनकम करते हैं। फैक्टर इनकम को ही ऐड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकलता है। तो वही बोल रहा है एग्रीगेट सप्लाई कैन बी एज अ टर्म ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, नेशनल ही इनकम है। ठीक है, समझ गया। बोल रहा कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का क्या क्या कंपोनेंट है देखते हैं। बोल रहा द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बोल रहा जो हमारा मेजर पोर्शन है नेशनल इनकम का कहाँ स्पेंड होता है, कंजम्पशन, कंज्यूम करने में गुड को, और गुड एंड सर्विस को क्या होता है, कंज्यूम करने में हमारा नेशनल इनकम का ज़्यादा पोर्शन खर्च होता है। पहला पॉइंट बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट मीन्स इनकम इज इधर कंज्यूम और सेव। जो हमारा इनकम है उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो पूरा हम कंज्यूम कर लेंगे या उसको पूरा सेव कर लेंगे, या थोड़ा कंज्यूम करेंगे थोड़ा सेव करेंगे। तो वही बोल रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जब हमारा वाई इनकम ही जब हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम के इक्वल है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो नेशनल इनकम के भी इक्वल क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग। वही थर्ड पॉइंट बोल रहा है। तो समझ गए कंपोनेंट ऑफ क्या होता है, सब एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है ओबीएस से समझ गए। और एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो हमारा हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विस देता है किसको, फॉर्म को। फॉर्म उसके बदले में क्या होता है, फैक्टर पेमेंट देता है, पैसा देता है। फिर हाउस होल्ड क्या करता है, गुड एंड सर्विस लेने के लिए वही पेमेंट क्या करता है, फैक्टर पेमेंट कर देता है किसको, फॉर्म को। तो फॉर्म के लिए वो पैसा क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा। तो फैक्टर इनकम के ही सम को तो नेशनल इनकम बोलते हैं। तो वही कहलाया कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल ये जो एग्रीगेट सप्लाई इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं और कर्व से समझते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं नेशनल इनकम को, या नेशनल इनकम को नहीं, एग्रीगेट सप्लाई को डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, हमको 2 सेक्टर मॉडल पे पढ़ना है तो हम ज़्यादा 4 सेक्टर मॉडल पे नहीं जाएंगे। जो हमको एग्रीगेट से अप्लाई निकालना है किसको, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करके। तो बोल रहा है इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। जब हमारा इनकम 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। कंजम्पशन हम कुछ ना कुछ करेंगे 0 लेवल इनकम पे, जैसे 40 किए, 80 किए, 160 क्या करेंगे, 120 हो गया, सॉरी 120, 200, 280, 360, 420 और 500। ये मेरा क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। और सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सेविंग निकल जाएगा। तो सेविंग कैसे निकलेगा, कितना सेव कर रहे हैं, -40, इसमें कितना सेव कर रहे हैं, -20, इसमें 0 सेव कर रहे हैं, यहाँ 20 कर रहे हैं, यहाँ 40 कर रहे हैं, यहाँ 60 कर रहे हैं, यहाँ 80 कर रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग हमारा निकल गया। तो सेविंग निकल गया तो एग्रीगेट सप्लाई तो निकाल लेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालेंगे, ऐड करेंगे किसको, कंजम्पशन प्लस किसको, सेविंग को। तो ये हो गया 0, ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 200, ये क्या होगा 300, ये 400, ये 500, ये 600। एक चीज़ देखें, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल है, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये समझ में आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई ही इक्वल होता है नेशनल इनकम के। यहाँ तो क्लियर हो गया, इनकम के बराबर है क्या मेरा एग्रीगेट सप्लाई। इस डायग्राम से आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल टू है, इनकम के। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
इसी का डायग्राम बना देंगे डायग्राम के फॉर्म में। जैसे इस पे एक्स एक्सिस 0, इस पे 0 लेते हैं, इस पे लेते हैं हम इनकम, इस पे लेते हैं सेविंग, कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई एक्स वाई। एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ क्या देखेंगे, जो हमारा इनकम है और जो मेरा एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इसको भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्राफ में। तो ये एंगल कितना बनाता है, ये 90 एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल। लेकिन हमको दोनों को क्या करना है, इक्वली बांटना है, इनकम को और एग्रीगेट सप्लाई को। तो क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा एएस कर्व कर लाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल 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 पोर्शन में क्या कर रहा है, बांट रहा है। वही तो कर रहा है, जो हमारा इनकम है वह किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के। तो जो हमारा इनकम है किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के। तो समझे डायग्राम कैसे बनाए। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकली हम आपको डाटा से भी समझा दिए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और जब इक्वल है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो हमारा यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, जो हमारा एएस कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन मेक 45 डिग्री एंगल। ठीक है, एंगल। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जो एएस कर्व क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा अपवर्ड, और हमेशा क्या बनाएगा, 45 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा एएस इक्वल टू क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसको हम इक्वल पोर्शन में बांटेंगे। तो हम इसको क्या किए, इक्वल पोर्शन में बांट दिए एएस कर्व को। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं, आज हम पढ़े हैं एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिकली और उसका कर्व पढ़े हैं, और एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं किसका, एग्रीगेट डिमांड का। उसके बाद क्या पढ़े आज हम उसके बाद पढ़े हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वो पढ़े हैं। उसका कंपोनेंट आज पढ़ लिए, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या होता है, और उसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लिए और ग्राफ के फॉर्म में समझ लिए कि एएस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, स्ट्रेट लाइन जो बनाएगा हमेशा 45 डिग्री एंगल, और हमेशा एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका एक लास्ट पार्ट बच गया, उसमें हम पढ़ लेंगे क्या क्या पढ़ना बचा हुआ है हमको पढ़ना भी बचा हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे और सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारा इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट आएगा, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे एग्रीगेट डिमांड और उसका कंपोनेंट पूरे अच्छी तरह से। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया, वो थोड़ा समझ में आया, वो वीडियो को रोक के धीरे धीरे अच्छे से समझ के कंप्लीट करें। और प्रीवियस ईयर इसका पार्ट फर्स्ट है जो, उसको पहले जाके देखे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है। फिर इस सीरीज को पार्ट 2 को आगे परस्यू करें। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।